पिछले 4 महीनों में एक ही विद्यालय में 3 बार चोरी की घटनाओं से जलपाईगुड़ी के प्रशासन में दहशत का माहौल बन गया है। यह घटना बनारहाट ब्लॉक के सांको या झोड़ा वन ग्राम पंचायत के गैरकाटा आर प्राइमरी स्कूल की है। बीती रात चोरों ने स्कूल की दीवार फांद कर कक्षा के दरवाजे का ताला तोड़ा और एक सीलिंग फैन चुरा कर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि इस स्कूल में पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है और इसकी लिखित शिकायत बिन्नागुड़ी आउटपोस्ट पुलिस से की गई थी। बार बार हो रही चोरी की घटनाओं से स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं चिंतित हैं। विद्यालय के दोनों ओर 2 आवासीय बालिका छात्रावास है, फिर भी चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इससे पहले चोरों ने स्कूल की छत की टीन हटाकर अंदर घुसकर छात्रों के नृत्य अभ्यास में इस्तेमाल होने वाला म्यूजिक सिस्टम चुरा लिया था। अब बीती रात फिर से दरवाजे का ताला तोड़कर सीलिंग फैन की चोरी ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य गगनेंद्र नाथ ने बताया कि बार बार हो रही है चोरी से हम डरे हुए हैं। रात बढ़ने के साथ स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ जाती है। पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से देखे। इस विषय में बिन्नागुड़ी आउटपोस्ट के ओसी भाई सुब्बा ने बताया, उस इलाके में नियमित रूप से रात में गश्त लगाई जाती है, फिर भी चोरी कैसे हो रही है यह समझ से परे है। इलाके में रोशनी की कुछ समस्या है, इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। একটা আমাদের টিচার রুমে টিচার কমন রুম যেটা সেটাতে একটা ঘন্টা নিয়ে গেছে টিনের চালার থেকে ঢুকে সিলিং ফুটো করে নিয়ে গেছে। আর তার 10-15 দিন পর তারপরে হচ্ছে আমার একটা মিউজিক সিস্টেম ছিল প্রেয়ার করানোর জন্য বাচ্চাদের, সেটা নিয়ে গেছে। তো এরকম বারবার হচ্ছে। পাশে অঙ্গনবাড়ি সেন্টার সেখানে চুরি হয়েছে। তারপরে হচ্ছে এই কারণে আমি আমার গেটটাকে একটু হাইট করলাম যাতে বাথরুমে ডিঙাতে না পারে। তারপর বাথরুমের ওইখানে ওয়ালটাকে হাই করা হলো। হ্যাঁ, কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে কাল থেকে আমার চুরি হয়ে গেছে একটা ফ্যান। হ্যাঁ, কাল তো না পরশুদিন চুরি হয়েছে। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা তো কমপ্লেনও করা হয়েছে, হ্যাঁ, থানায়ও জানানো হয়েছে বারবার, কিন্তু আলটিমেটলি কিছু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। পাশে একটা গার্লস হোস্টেল, ওই পাশে আবার গার্লস হোস্টেল, এই পাশে একটা হাই স্কুল, গার্লস হাই স্কুল। আলটিমেট এখানে কিন্তু অনেক রকম দুষ্কৃতির আড্ডা হয়, এটা পরিষ্কার। কারণ দেখি এখানে লাইটও তেমন ব্যবস্থা নেই রাত্রে বেলা। এইটা একটু দেখা কি চাইছেন আপনি? এটাই সমস্যা, যাতে চুরি না হয়, নিরাপদ যাতে আমরা থাকতে পারি স্কুলে। গভর্নমেন্টের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম গগনেন্দ্রনাথ রায়। কোন স্কুলে? আর প্রাইমারি। कोच बिहार के मेखलीगंज शहर और महकमा अस्पताल के आसपास उभरे विभिन्न दवा दुकानों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर अब प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए सख्त चेतावनी दी है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई दवा दुकानें और डायग्नोस्टिक सेंटर खुल गए हैं। हाल ही के दिनों में यह शिकायतें मिल रही थी कि महकमा अस्पताल परिसर में दलाल गिरोह सक्रिय हो गए हैं। इसी सिलसिले में मेखलीगंज थाना पुलिस ने छापेमारी कर अस्पताल परिसर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दलाल गिरोह कई पैथोलॉजी लैब से जुड़े हुए हैं। वे मरीजों को अस्पताल परिसर से बहला फुसला कर बेहतर सेवा के नाम पर निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में ले जाते थे। इससे आम लोगों में काफ़ी नाराजगी पैदा हो रही थी। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टरों पर प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान अत्यधिक फीस वसूलने के आरोप भी सामने आए हैं। ये शिकायतें प्रशासन के विभिन्न स्तरों तक पहुंची थीं। इसके बाद प्रशासन ने इस पर एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व मेखलीगंज के सब डिविजनल अफसर अतनु कुमार मंडल, ACMOH दक्षिण जयदीप सरकार, कोच बिहार के ड्रग इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पाल, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर तापस दास और नगर पालिका चेयरमैन प्रभात पाटनी आदि ने किया। उन्होंने शहर के विभिन्न डायग्नोस्टिक सेंटर्स और दवा दुकानों पर छापेमारी की। जरूरत
दस्तावेजों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि दुकानों के पास सभी वैध कागजात हों। साथ ही उन्होंने दवा दुकानदारों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के मालिकों को भविष्य में सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी है। আজকে আমাদের গার্ড কন্ট্রোলার এসেছেন, গার্ড ইন্সপেক্টর এবং আমাদের এসওবি সুপার, চেয়ারম্যান মেট্রিগঞ্জ পৌরসভা সবাই মিলে আমরা ইন্সপেকশন করছি। কিছু মেডিকেল শপ হচ্ছে আমাদের যারা এখানে ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে সেগুলো আমরা ইন্সপেকশন করছি। ওরা প্রপার নর্ম সেই সার্টিফিকেট কাজ করছে। আজকে ড্রাগ ইন্সপেক্টর আমাদের উনি এসেছেন, আমাদের এসডিও সাহেব, এসডিও সাহেব আর সুপার সাহেব, আমরা সবাই মিলে দুটো ওষুধের দোকানের ল্যাবে আমরা ভিজিট করছি। ভিজিটে তাদের যা ডকুমেন্টেশন লাইসেন্স সেগুলো খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের কাছে বারবার অভিযোগ আসে ওষুধের দোকানে কোনো ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় না ও ল্যাবগুলোতে বিভিন্ন রকম কাজকর্ম হচ্ছে, সেই জন্য আমরা ভিজিট করি। আমরা ওষুধের দোকানগুলোতে বলি বারবার যে আপনাদের যে ওষুধের দাম আছে ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য, ডিসকাউন্ট যাতে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের যাতে উপকার হয়, এবং ডাক্তাররা যারা প্রাইভেটে ডাক্তার দেখছেন তারা মাত্রাতিরিক্ত ফিস নিচ্ছেন সেই বিষয়ে আমরা অবগত করি তাদেরকে। তারা আশ্বাস দেয় তারা ভবিষ্যতে এরকম করবেন এবং মাত্রার মধ্যে সেই ফিসটা কি কি খামতি পাওয়া গেল? খামতি এখনো সেইভাবে আমাদের ইন্সপেক্টর রিপোর্ট তৈরি করবেন, রিপোর্ট তৈরি করে যেই সব ওই দোকানে বা ল্যাবে খামতিগুলো পাওয়া গেছে সেটা পর্দা করে যাবে। डुवार्स में बांस की आड़ में बर्मी टीक की तस्करी रोक दी। मोराघाट रेंज के वन कर्मियों ने गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर मोराघाट रेंज को खबर मिली कि असम की ओर से एक 16 चक्कों वाली लॉरी में बांस की आड़ में बर्मी टीक की लकड़ियों की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही मोराघाट रेंज अधिकारी ने तुरंत सोनाखाली बीट अधिकारी को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। सूचना मिलते ही सोनाखाली बीट के अधिकारी बबलू दास अपने वन कर्मियों के साथ एशियन हाईवे 48 पर पहुंच गए। इसी बीच लॉरी आगराबासा पुल पार कर चुकी थी। स्थिति को समझते हुए अधिकारी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर गैरकाटा की ओर से आ रही गाड़ियों को चालाकी से कुछ देर के लिए रोककर एक अस्थायी जाम बनाया और फिर धीरे धीरे गाड़ियों को हटाकर उस विशेष नंबर की लारी को रोक लिया और सोनाखाली बीट कार्यालय ले गए। जब लारी के ऊपर से बांस हटाया गया तो वन कर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। देखा गया कि ऊपर कच्चे बांस सजाए गए थे लेकिन अंदर बर्मी टीक की भारी भरकम लकड़ियों के लट्ठे भरे हुए थे। गाड़ी में मौजूद चालक और सहायक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए लोगों में एक का नाम राजेंद्र हजाम जो पश्चिम बर्धमान का निवासी है और दूसरा जितेंद्र सिंह जो झारखंड से है। मोराघाट रेंज के रेंजर अधिकारी चंदन भट्टाचार्य ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लॉरी को पकड़ा गया। लॉरी में बांस की आड़ में छिपा कर रखी गई बर्मी टीक की लकड़ियों की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की है। गिरफ्तार चालक और सहायक को कल अदालत में पेश किया जाएगा। जलपाईगुड़ी में स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के सामने और आसपास किसी भी दुकान में गुटखा और तंबाकू से संबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती। इसी तरह के एक अभियान में राजगंज ब्लॉक के व्यापारियों को यह संदेश दिया। राजगंज के बीडीओ प्रशांत बर्मन ने बेलाकोबा फाड़ी की पुलिस के साथ बीडीओ प्रशांत बर्मन बेलाकोबा हाई स्कूल में अभियान पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने स्कूल के सामने और आसपास की दुकानों के दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि स्कूल के समय में कोई दौरान
कोई भी गुटखा या तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा। वीडियो ने कहा सिर्फ इस स्कूल के लिए नहीं बल्कि ब्लॉक के हर शैक्षणिक संस्थान तक यह संदेश पहुंचाना है। सरकार की ओर से गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है। चरणबद्ध तरीके से हर इलाके में यह अभियान चलाया जाएगा। खासकर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों को नशा मुक्त बनाना ही लक्ष्य है। यदि कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। স্কুল আওয়ারে তো রাখবেন না, আর স্কুলের বাচ্চাকে কোনোভাবেই নেশা দেবেন না, ঠিক আছে? আরে স্কুলে মেয়ে যায় আপনার কোনো, হ্যাঁ আপনারা তো মেয়ে গেছে নাকি, ভাসতে গেছে, তাহলে ছেলে পড়ে, ছেলে যদি দেখুন, আমরা সবসময় চাই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশ থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নেশাবিহীন। আপনারা জানেন যেখানে সেখানে নেশাজাত দ্রব্য বিক্রি করা নিষিদ্ধ, এটা আমাদের সরকারি আইন রয়েছে, নিয়মাবলী রয়েছে। তাহলে স্কুলের সামনে এই গুটখা সিগারেট এগুলো তো নিষিদ্ধ রয়েছে। তাই আমি একটা বার্তা দিতে চাচ্ছি যে রাজগঞ্জ ব্লকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, আমাদের রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং জেলার ডিএম ম্যাডামের পক্ষ থেকে যে একটা বার্তা যায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে নেশাবিহীন। কারণ আজকালকে আপনারা জানতেই পারছেন যে ভাই বোনেরা এখন অনেক আপডেট হয়ে গেছে। টিফিন আওয়ারে তারা স্কুলের বাইরে বেরিয়ে এসে আমরা যেভাবে শিক্ষককে সম্মান করতাম, এখনকার ভাইরা উল্টোভাবে সম্মান করছে, তাদের সম্মানটা একটু বেশি হয়ে গেছে। তাই এই জন্য আমরা চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা স্কুলের বাইরে যেন নেশাবিহীন হয়ে যায়। এই জন্য আজকে আমরা পদক্ষেপ শুরু করলাম, পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সঙ্গে থাকবে। তার সাথে সাথে ফুডের দোকানে যেগুলো কমার্শিয়াল গ্যাস থাকার কথা, সেখানে হোম, যেগুলো আমরা বাড়িতে যে গ্যাসগুলো ব্যবহার করছি, হোমে যেগুলো ব্যবহার করছি বাড়িতে, সেই গ্যাসের সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে, এটাও আমরা অভিযান করব। তার জন্য আজকে আমরা একটা বার্তা দিয়ে গেলাম, কারণ আমরা চাই যে প্রথমে তাদেরকে অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে বোঝাতে, তারপরে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারও চায়, আমার মতো সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা আছে তারাও চায়, আমি নিজেও চাই যে কত সহজে স্টপ অ্যাকশন নেওয়া যাবে। পরবর্তী দিকে কন্টিনিউয়াস চলবে, আমার শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে কন্টিনিউয়াস চলবে। থ্যাংক ইউ। पहाड़ी शहर में भीषण अग्निकांड। बुधवार रात को अचानक यह भयानक आग की घटना दार्जिलिंग टेरिटोरियल डिवीजन के अंतर्गत काकझोरा रेंज के स्टाफ क्वार्टर में घटी। इस घटना से पहाड़ में भारी सनसनी फैल गई। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार उसी रात दार्जिलिंग टेरिटोरियल डिवीजन के पास स्थित स्टाफ क्वार्टर में अचानक आग लग गई। पहले एक खाली क्वार्टर में आग लगी और फिर वह तेजी से आसपास के अन्य क्वार्टर्स में फैल गई। चूंकि क्वार्टर्स बहुत पुराने और लकड़ी के बने हुए थे, आग ने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया। पहले वन विभाग के कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इसके बाद सूचना मिलने पर दार्जिलिंग दमकल केंद्र की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि दमकल विभाग ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, तब तक वन विभाग के 8 स्टाफ क्वार्टर पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। यहाँ तक कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के कार्यालय का एक हिस्सा भी आग से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वन अधिकारियों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर दार्जिलिंग वाइल्ड लाइफ डिवीजन, दार्जिलिंग चिड़ियाघर समेत अन्य वन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि आग कैसे लगी, इसको लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। इस बारे में उत्तर बंगाल के प्रधान मुख्य वन संरक्षक भास्कर जेवी ने कहा है कि दार्जिलिंग के काकझोरा स्टाफ क्वार्टर में यह आग लगी है। 8 क्वार्टर पूरी तरह जल गए हैं। दमकल विभाग ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। नुकसान की पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जांच की जाएगी।
जोरहाट में एक घर जला दिया गया। रानी अहमद और रोहन अहमद पर एक चाय बागान मालिक की हत्या का संदेह। न्याय की मांग को लेकर जोरहाट में काफी तनाव है। मैनुल इस्लाम के बेटे पर 70 वर्षीय एक व्यक्ति की पिटाई का आरोप है। पीड़ित की पहचान जोरहाट के मोबंडा ओल्ड लाइन निवासी 30 वर्षीय चीबू खारिया के रूप में हुई है। मैनुल इस्लाम के बेटों रानी अहमद और रोहन अहमद ने कथित तौर पर शुक्रवार रात उसकी पिटाई की थी। यह घटना कल तनावपूर्ण स्थिति के बाद हुई। उस व्यक्ति का शव आज मिला। रानी अहमद और रोहन अहमद वे उसे दफनाने के लिए घर ले आए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घर को सील कर दिया है। আৰু আইন শৃংখলাটো আপোনালোকে নিজৰ হাতত তুলি নল'ব, অন্যথা আমি আইনীভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আমি সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে আইন হাতত তুলি নল'ব। আমাৰ ইয়াত প্ৰশাসনৰ ফালে উচ্চপদস্থ বিষয়া ছাৰ আছে, আপোনালোকক কৈছে অলৰেডি ইয়াৰ এনকুৱাৰী হ'ব। আপোনালোকৰ যিখিনি যিমানলৈকে ডিমাণ্ড আছে বৈঠক হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিবা? মৰি গৈছে পইচা খাইছে এইটো কাৰণে এইটো আছে আপুনি কোৰ্টত বলক দেখাই দিম বলক পইচা খাই কেনে
And as per claim of local public, beating him was the sole cause of death. মানে কৈছে যে পিটাৰ কাৰণে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে বুলি সকলোৱে পাব্লিকে আৰু ডিমাণ্ড আছে বুলি কয় আমাৰ বস্তুটো মানে পাব্লিকে কৈছে বুলি বস্তুটো লিখিছে Accordingly, police have taken a case in this regard by case number 97/2025 পুলিবৰ PS এইটো হৈছে কেছ নাম্বাৰ এটা সেকশন নহয় এটা ভুল নকৰিব আপোনালোকে বস্তু Today on 37/2025, while the dead body of Sivu Kharia was brought back from postmortem JMCH, some local residents of Mohanda insisted on doing the funeral ceremony in the house of মানে ইয়াত আপোনালোকে গঠন অৱস্থাত কৰিব বিচাৰিছিল আমাৰ লগত আলোচনা হৈছিল বুলি লিখিছো whom they consider to be the accused তেওঁক আপোনালোকে কালপিট বুলি কৈছে upon subsequent discussion আপোনালোকৰ লগত আমাৰ যোনটো আলোচনা হ'ল people demanded that the house of Moinul Islam should be locked মানে আপোনালোকে বন্ধ কৰা কথাটো কৈছিল এইটো কৈছো and they said that they will disperse from the locality if the house is locked মানে এই আপোনাৰ যদি আমি লক কৰি যাওঁ ঘৰ তলা লগাই দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে ক'লে যে আপোনালোকে ডিসপাস কৰিব accordingly the house of Moinul Islam was locked in the presence of Abhijit Gogoi, ADC Jorhat, Sajib Das, Circle Officer Jorhat West, Rajjoti Bora, Circle Officer Address Jorhat West, Revenue Circle, Kornab Patwari, DSP Headquarter, Himanshu Lahon, DSP, Orup Teron, DSP, until further investigation as per law. তাৰমানে আইনৰ মতে যেতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় সেইটো বন্ধ কৰা হৈছে হ'ল ফাৰ্ডাৰ এজ ইনফৰ্ম বাই DSP হিমাংশু লাহন FIR is lodged with BNS 103 আণ্ডাৰত লোৱা হৈছে যোনটো এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ হয় হিমাংশু গোহাঁই তোমাৰ লাহন নহয় গোহাঁই হিমাংশু 103 আণ্ডাৰত কেছটো লিখি আপোনালোকে লিখে যে লিখি লওক পুলিচে 103 আণ্ডাৰত কেছ লৈছে সুমোটো যোনটো এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ হয় ঠিক আছে এইটো হৈছে যোনটো পুলিচে সুমোটো লৈছে কেছটো ইয়াতো যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে যে পুলিচে কেছটো লোৱা নাই আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি কোনো FIR দিব বিচাৰে পুলিচৰ আপোনালোকে দিব পাৰে এইটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে যদি ঘৰৰ মানুহে ভাবে যে এইটো আইনটো হুলুঙা হৈছে বা কম আইন লগাইছে আপোনালোকেও দিব পাৰে এটা মানুহজনৰ শাস্তি হ'বলৈ হ'ব এইখিনিকে কথা এতিয়া আমি ইয়াত সহি কৰি দিম মই ছাৰ আৰু আমাৰ DSP দুজনে সহি কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত সহি তাৰপিছত আমি আপোনালোকে নিজৰ ঘৰা ঘৰি যোনটো আমাৰ যোনখিনি কথা হৈছিল আৰু ইয়াতে যোনখিনি আমাৰ ফায়াৰ জুই লাগিছে জুইটো নমা আমি কামখিনি কৰিম হ'বনে বাকিটো কৰিব লাগিব কোনটো সিলটো মাৰিব লাগিব আজি তলাটো লগাম আমি আপোনালোকৰ সন্মুখতে তলা লগাম জুইটো লগোৱা আপুনি থাকক আইনিক ব্যৱস্থা তলা লগাই দিব না বচাও পুলিচ থাকিব না আৰু ভৰি লাগিলে নেকি অকণ মাথা লাগিছে ন কিহে মাৰিলে পাথৰ মাৰিলে ডাঙৰ মাৰিছে ন আপোনাৰ মূৰত লাগিছে ন डिजिटल युग में खोते जा रहे हैं पुराने रीति रिवाज और परंपराएं। वर्तमान डिजिटल युग में पुराने सभी पारंपरिक रीति रिवाज धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। उसकी जगह ले रहे हैं आधुनिक तरीके। एक समय उत्तर बंगाल के प्रसिद्ध जलपेश मंदिर, जटिलेश्वर, बटेश्वर जैसे मंदिरों में श्रावण माह और शिव चतुर्दशी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा और बाबा के सिर पर जल चढ़ाने के लिए आते थे। उत्तर बंगाल के पारंपरिक जलपेश मंदिर में श्रावण माह के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ देखने की ही बनती थी। पहले भक्तजनों की अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंदिर परिसर में वृक्षों या रेलिंगों में लाल धागा, लाल कपड़ा बांधते थे और मंदिर की दीवारों पर निशान लगाकर बाबा से मन्नत मांगते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अब देखा जा रहा है कि जब श्रद्धालु जलपेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वे दीवारों पर बेलपत्र और फूल चिपका रहे हैं। सवाल उठता है, क्या डिजिटल युग में मंदिरों में पूजा पद्धति भी बदल रही है?
श्रद्धालु कहते हैं कि दीवार पर बेलपत्र और फूल चिपकाकर मन्नत मांगने से बाबा उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। यही आज की श्रद्धा है। पहले लोग तिस्ता नदी से पानी भरकर पैदल चलते हुए मिट्टी या पीतल की कलश में जल लाकर बाबा के सिर पर चढ़ाते थे। आज यह परंपरा भी बदल चुकी है। अब अधिकतर लोग वाहनों से आते हैं और मिट्टी की जगह प्लास्टिक के घट और बांस से बने पारंपरिक पात्रों की जगह प्लास्टिक के बर्तन लेकर मंदिर आते हैं। 2-1 को छोड़कर बांस का पात्र अब लगभग ना के बराबर दिखता है। सड़क पर बोलबम भोले बाबा पार कराएंगे जैसे नारों की गूंज भी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले श्रद्धालु सामान्य कपड़ों में पूजा करने आते थे, लेकिन अब बिना केसरिया कपड़े, शर्ट पैंट धोती साड़ी के मानो कोई विकल्प ही नहीं है। क्या यह बदलाव भी डिजिटल युग का प्रभाव है? अब तो शॉपिंग मॉलों में भी श्रावण माह के लिए विशेष पूजा परिधान जैसे गमछा, गंजी, पजामा, पंजाबी आदि खुलेआम बिकते हैं। एक दुकानदार मंटू चंद बताते हैं, अब लोगों की पसंद बदल गई है। ये डिजिटल युग है और अब समय के साथ सब कुछ बदलता है। अब श्रावणी मेला में आने वाले भक्त प्लास्टिक के घट ला रहे हैं। बांस के पात्र लगभग खत्म हो चुके हैं। साथ ही भक्त अब केसरिया रंग के धोती, साड़ी, पंजाबी गंजी और कई तरह के सामान का उपयोग कर रहे हैं। ये भी कहते हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हर चीज में बदलाव होगा। यह कोई नई बात नहीं है। हम डिजिटल युग में हैं और लोगों की सोच भी अब डिजिटल युग हो गई है। अब देखते हैं कि इस बदलाव को लेकर श्रद्धालु खुद क्या कहते हैं। इंद्रपरा, तो वो आप लोग जो वो दीवार में जो बेलपत्र छुपाया वो किस लिए? मानते हैं ना इसलिए। ओके देखो, चलो 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 चलो। এই যে তুমি এখানে দেওয়ালে যে বেলপাতা চুপালে এর কারণটা কি? সবাই লাগাচ্ছে। সেই জন্য লাগাচ্ছ না কোনো কারণ আছে? হ্যাঁ, এরকম তো কোনোবার দেখিনি, একদম নতুন দেখছি। সবাই লাগাচ্ছে না কোনো মহাদেবের কাছে কোনো মানত করছেন এটা লাগিয়ে? ভিতরে সেই সতর্কতাগুলো লাগানো হচ্ছে, মনস্কামনা ভালো করে পূর্ণ হয়। যেমন আগে মাটির কলসিতে জল ঢালতো, একটা সময় ছিল। এখন মাটির কলসি এখন সেরকম পর্যটন পাওয়া যাচ্ছে না। এখন যেমন পরিবর্তনের সাথে সাথে এখন প্লাস্টিকের কলসি হয়েছে, সেভাবে আমাদের চলতে হবে, আধুনিক যুগের সাথে চলতে হবে। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আরেকটা ধন্যবাদ। श्रावण माह में हर घर की गृहिणियां हरे कांच की चूड़ियां पहनने के लिए दुकानों में भीड़ लगा रही हैं। श्रावण मास भगवान शिव का जन्म मास माना जाता है। इस महीने को केंद्र में रखकर हर गृहस्थ परिवार की स्त्रियां हरे कांच की चूड़ियां पहनकर अपने पति की मंगल कामना करती हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि केवल विवाहित महिलाएं ही नहीं बल्कि कई कुंवारी लड़कियां भी हरी, लाल और पीली कांच की चूड़ियां पहन रही हैं। गृहिणियों का कहना है कि वे हर साल श्रावण महीने में हरे कांच की चूड़ियां पहनकर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। किंवदंती है कि एक समय पार्वती माता ने भी इसी तरह
हरी चूड़ियां पहनकर भगवान शिव की मंगल कामना की थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि श्रावण महीना हरियाली से भरपूर होता है। खेत खलिहान पेड़ पौधे सभी चारों ओर हरियाली से ढके रहते हैं। उनका विश्वास है कि माह में हरे कांच की चूड़ियां पहनने से कल्याण होता है और परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। इसी कारण वे इस महीने में हरी चूड़ियां पहनती हैं। वहीं कांच की चूड़ियों के व्यापारी कहते हैं कि हर साल श्रावण मास में विशेषकर हरे पीले और लाल की कांच की चूड़ियां बहुत तेजी से बिक्री होती हैं। उनका यह भी कहना है कि अब केवल गृहिणियां ही नहीं बल्कि लड़कियां भी दुकानों पर आकर हरी कांच की चूड़ियां खरीद रही हैं। दूसरी ओर जलपेश मंदिर के पुजारी समर भट्टाचार्य का कहना है कि हरी चूड़ियां या कोई भी हरा वस्त्र इस माह में पहनने से सौभाग्य में समृद्धि होती है। हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट किया कि किसी शास्त्र में यह लिखा नहीं है कि किसी देवी ने श्रावण मास में हरी चूड़ी पहनने का कोई विशेष निर्देश दिया हो। उन्होंने आगे कहा कि पहले यह हरी चूड़ी पहनने की परंपरा मुख्य रूप से गैर बंगालियों में थी, लेकिन अब इसमें कोई जात या भाषा का भेद नहीं रहा। बंगाली और गैर बंगाली सभी इस परंपरा को अपना रहे हैं। নাম নমিতা শর্মা। বললাম আপনারা এইবার সবুজ চুড়ি এটা আছে তো শিবের জন্ম মাস শ্রাবণ মাসে তো সবুজ চুড়ির চাহিদা খুব বেশি থাকে, তো আপনাদের তো হোলসেল দোকান কীরকম বিক্রি আছে? বিক্রি তো আছে ঠিকই, আর এটা শিব ঠাকুরের জন্ম মাস শ্রাবণ মাস, প্রত্যেকবারই বিক্রি হয়, ভালোই বিক্রি হয়। এবারও হয়েছে, আর খুচরো দোকানে তো বেশ ভালোই বিক্রি হবে। আর এরা শুধু গৃহবধূরা করবে না, মেয়েরাও করবে, বাচ্চা মেয়েরাও করবে। এটা সাংসারিক একটা মানে শুভ বলে মানানো হয় আর কি। শিব শক্তি মানে শিবের আশীর্বাদ রূপে করা হয়। এটাই। নাম বললাম আপনারা তো এই সবুজ চুড়ি বিক্রি করছেন শ্রাবণ মাসে, শ্রাবণ মাসে কীরকম বিক্রি হয় সবুজ চুড়ি? আমি তো প্রচুর সবুজ চুড়ি বিক্রি করছি। মেনলি শ্রাবণ মাসে প্রত্যেক গৃহবধূরাই পরে থাকে। এখন তো সব মেয়েরাও পরছে, বাচ্চারাও পরছে। এজন্য আমার শ্রাবণ মাসে সবুজ চুড়িটা বিক্রি প্রচুর। কী কারণে? ওই যে কথিত আছে যে মাতা পার্বতী শিবের মঙ্গল কামনার জন্য শ্রাবণ মাসে চুরি করছিলেন, তার জন্য এখন সেটা প্রচারিত আর কি। সবুজ চুরি পরাটা এখন প্রচারিত। তারপরেও চারিদিকে শস্য শ্যামলা জন্মভূমি, সবুজ চুরি করলে সবাইকে আকর্ষিত করবে। এখন তো আবার সবাই দেখছি সবুজ জামা কাপড়ও পরছে। এটা কিসের জন্য এই যে সবুজ জামা কাপড় সবুজ চুড়ি পরছে যারা গৃহবধূরা পরছে, কারণটা কি? পতির মঙ্গল কামনার্থে। বললাম আপনি এই সবুজ চুড়ি এবং লাল চুড়ি আজকে কিনলেন এবং পরলেন, এটার কারণ কি? এটা প্রতি বছরই পরেন? তো কোন মাসে পড়েন এটা সাধারণত? তো এটা পড়লে কি হয়? স্বামীর মঙ্গলের জন্য। বললাম এই যে সবুজ চুড়ি এটা কিরকম বিক্রি হচ্ছে শ্রাবণ মাসে? কারা পরে এই যে সবুজ চুড়িটা কারা পরে সাধারণত? বেশিরভাগই যারা বিবাহিত তারাই পরে, কিন্তু এখন ভালো লাগার খাতিরে প্রত্যেকে পরে। মানে কি কারণে শ্রাবণ মাসে এই চুড়িগুলো পরে? এটা আপনি বলতে পারেন নিয়ম হিসেবেই পড়তে পারেন, যেহেতু শ্রাবণ মাসে শিবের জন্মবার, সেই ক্ষেত্রে মা পার্বতী পড়ছিল, এই হিসেবেই পড়ে। মানে এটা মঙ্গলের জন্য মা পার্বতী পড়েছিল শিবের মঙ্গলের জন্য, সেই ক্ষেত্রে স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকেই পড়ে। নাম